वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ टेडी वाघमोड़े, आपके थर्मोडायनेमिक सेशन में सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस जे वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, शायद न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे और हेसिस लॉ कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलो भी आज का जो सेशन है बच्चों लोग, वो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ओके, इसके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अभी एकदम मैं बात क्या कहने वाला हूँ कि अभी थोड़ा सा 9 से 3 घंटा स्टडी कर रहे, तो एक टॉपिक एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। 3 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा बायो या मैथ्स, कोई भी हो सकता है आपका। तो 10 घंटा तो ऑन एवरेज बच्चे स्टडी करते ही लास्ट मोमेंट में। ओके, हर बच्चा कोई करता है, ज्यादा करता है इससे। ओके, पकड़ के चलो कि आप 3 घंटा एक सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, एक टॉपिक आपका 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हमारे 30 टॉपिक है बच्चे लोग, तो 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना। एक दिन एक टॉपिक खत्म करना है, 1.5 घंटे का थ्योरी, 1.5 घंटे का एमसीक्यू रिवीजन, समझ रहे? तो 30 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। 30, 31, 32 इतने टॉपिक हैं हमारे, तो पूरा मतलब 2 महीने के अंदर आप 2 बार ऐसा करेंगे बच्चों लोग। और दूसरी बार आप जब करने जाएंगे, मतलब तीसरी बार हो जाएगा वो रिवीजन, पहली बार और उसके बाद और एक रिवीजन। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कम टाइम में हो जाओ। आपका 1.5 घंटे का लेक्चर आप 1 घंटे के अंदर भी सुन सकते हैं यार, उसको स्पीड बढ़ाओ, लेक्चर का स्पीड बढ़ा सकते हैं हम, समझ रहे? तो 3 घंटे का लेक्चर है तो हम 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका वो तो अभी 30 दिन का आपका जो सेशन है वो आपके 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो और भी 10 दिन आपको मिलेंगे, मतलब बिफोर आपका एग्जाम 2 मंथ भी आपको मिल जाते हैं, तो प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, 2 बार रिवीजन हो जाएगी। ओके, बट बिफोर दैट, रिवीजन के पहले आपका हर टॉपिक अच्छा खत्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप धीरे 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 करते रहो, ऐसा नहीं कि चलो आप बंद कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक, इसके अंदर हम बात करने वाले एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको इरिवर्सिबल भी बोला जाता है। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल। अभी स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल किसे बोला जाता है बच्चों लोग? जो प्रोसेस अपने आप खुद हो जाती है, इसको स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। मतलब अभी सूरज का निकलना और डूबना वो खुद हो रहा है, उसको कोई नहीं कर रहा है। रिवर्स मतलब उसको ऐसा नहीं कि चलो बोल दिया कि अभी निकलो और डूब जाओ, ऐसा कोई है क्या? नहीं। हमारा हार्ट बीट है वो खुद हो रहा है यार, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो जो भी नेचुरल प्रोसेस है वो जनरली खुद हो जाती है बच्चों लोग, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाती है, उसको किसी ने करने की या कुछ करने की वहां पे जरूरत नहीं है, खुद हो जाती है वो। उस रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलना है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव ए नेचुरल प्रोसेस, वो एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों लोग। ठीक है, वो मतलब नेचुरली हो जाती है, खुद हो जाती है, नेचुरली हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे उसको होने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल इंफ्लुएंस की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स कोई लगाने की जरूरत नहीं है। यस, तो यहाँ पे हम एनी एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर दिस रिएक्शन इज प्रोसीड। तो यहां पे हम लिखेंगे विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर दिस प्रोसेस प्रोसीड। ओके, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाएंगे, वो प्रोसेस आपकी प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी
आपका एग्जांपल लीजिए, अभी स्टडी करना है, कोई आपका एक अच्छा वाला सब्जेक्ट निकलता है, गॉसिप वाला, ओके, तो गॉसिप जब चलती है तो हम खुद बातें करने लगते हैं, उसके अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चे लोग। बट स्टडी की बात आती है तो घर वाले बोलते हैं यार स्टडी करो, ओके, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आप स्टडी करेंगे फिर से रख देंगे, फिर अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे, मतलब ज्यादा टाइम के लिए नहीं करते। जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल, वो मतलब कंटिन्यूस होती ही रहती है यार, सूरज निकला डूब गया, निकला डूब गया, हार्ट बीट हो रहे हैं आपके, ओके, तो इसको स्पॉन्टेनियस मतलब समझ में आया होगा, इरिवर्सिबल बोला जाता है इसको, ठीक है। अभी केमिस्ट्री के अंदर यदि बात किया जाए, अभी तो ये तो एग्जांपल हो गया आपके, एकदम लोकल एग्जांपल हो गया यार, इसका कोई ज्यादा मतलब समझने के लिए ठीक लगते हैं, ठीक है, बट केमिस्ट्री के अंदर के भी एग्जांपल पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ऐसे कौन से एग्जांपल है कि जो आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड वो स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि आपका HCl और NaOH, ये रिएक्शन है, आप देखो HCl एसिड एक्वास के अंदर डाला है और NaOH पानी के अंदर डाला है, ठीक है, और उसका NaCl सॉल्ट पानी के अंदर बना है और H2O लिक्विड बना है। ये रिएक्शन आप देखो बच्चों लोग, ये रिएक्शन खुद हो जाती है, खुद, इसको होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इसका तो -57.6 किलो जूल है, मतलब माइनस मतलब हीट इतनी रिलीज हो रही है, बट खुद हो रही है, रिएक्शन खुद हो रही है, मतलब HCl NaOH पानी के बीकर में डालेंगे तो एक ही बीकर में डालेंगे तो खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वहां पे कोई किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। नो एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, नो, यस, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, या फोर्स बोलो या एनर्जी बोलो, फोर्स बोलो या एनर्जी बोलो, फोर्स और एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको कोई भी बाहर का फोर्स एनर्जी देने की जरूरत नहीं है रिएक्शन होने के लिए, फॉर रिएक्शन, वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टॉप कब हो जाएगी, फिर ये स्पॉन्टेनियस है तो स्टॉप कब हो जाएगी, जब तक आपका HCl और NaOH खत्म नहीं होता, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, चलती रहेगी। या कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब तक चलती रहेगी, जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी, या तो रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन पूरा, नहीं तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जब तक नहीं आती तब तक वो चलती रहेगी, समझ रहे। तो ये प्रोसेस स्टॉप को कब हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टॉप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टॉप when HCl and NaOH completely decompose, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, उसके अंदर आपका जब तक वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आता, अप टू द इक्विलिब्रियम, अप टू द सम रिएक्शन अप टू द इक्विलिब्रियम, वो स्पॉन्टेनियस चलते रहेंगे। कुछ रिएक्शन है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम तक आपकी चलती रहेगी बच्चों लोग, जैसे कि अभी पानी है, ऊपर से हायर लेवल से नीचे लेवल की तक जाएगा बच्चों लोग, खुद जा रहा है, उसको कोई लेके नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे जो पानी जा रहा है उसको कोई लेके जा रहा है क्या, नहीं, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, खुद जा रहा है यार, ओके। तो यहां पे आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद होने वाला है बच्चों लोग, खुद होगा वो, कोई किसी के हाथ लगाने की जरूरत नहीं, किसी के पाव पड़ने की जरूरत नहीं, आपको खुद हो जाएगा वो, समझ रहे। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं, फ्लो ऑफ वाटर
फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू दी लोअर लेवल विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और ये आपका ऊपर जाना कब चालू हो जाएगा? जब आप एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करेंगे बाहर से। तो नीचे का पानी ऊपर भी जा सकता है, बट आपको बाहर से कुछ सप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, वो पानी नीचे आएगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक खुद होने वाली प्रोसेस है बच्चों लोग। बट नीचे का पानी जब ऊपर जाएगा तो आपको या तो इलेक्ट्रिसिटी मोटर वगैरह लगाना पड़ेगा, फिर पानी नीचे का ऊपर जाएगा। बट जब मोटर ऑफ करेंगे, लाइट गई, तो फिर वो बंद हो जाएगा बच्चों लोग, सीधा है। तो बहुत एग्जांपल है ऐसे, बहुत। अभी ये चौक है, यहां पे रखा है मैंने, नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली यार, छोड़ दो इसको, नीचे जाएगा। हायर टू लोअर स्पॉन्टेनियस है। या आप मेहमान आ गए आपके घर पे, तो आपने उनके सामने चाय रख दिया। ओके, तो हॉट कॉफी आप यदि रूम के अंदर रखेंगे, ओके, हॉट कॉफी जो है, तो यहां पे आप हॉट कॉफी रूम के अंदर रखेंगे तो कप क्या हो जाएगा? हॉट कॉफी कप इन रूम कूल डाउन। ओके, वो पूरा कूल डाउन हो जाएगा बाय रिलीजिंग हीट सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में वो स्पॉन्टेनियसली करेगा यार। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद होने वाली प्रोसेस है। मतलब चाय का जो एनर्जी वो कम होने वाला है, चाय के अंदर की हीट बाहर जा रही है। समझ रहे? खुद होने वाली प्रोसेस है बच्चों लोग। तो एग्जांपल को लिखना चाहते हो तो फटाक से लिख दो। ओके, तो रूम टेम्परेचर को यहाँ पे आपकी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि कौन कौन से पॉइंट है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने के लिए मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे वन बाय वन। तो पहले तो ये एग्जांपल लिखो, अभी इस एग्जांपल को पहले लिखो, फिर हम बाकी के एग्जांपल देखेंगे कि की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या फैक्टर है कि जिस वजह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर क्या क्या बातें ऐसी। ओके, तो यहाँ पे की पॉइंट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, की पॉइंट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अभी देखो, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ओके, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप हो जाती है बच्चों लोग। इट ऑकर ऑफ इट्स ओन। ये जो रिएक्शन है ये अपने आप हो जाती है। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट ऑकर्स बाय इट्स ओन। वो अपने आप हो जाती है। इट ऑकर ऑफ इट्स ओन बोलेंगे, ऑफ इट्स ओन। डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी। यहां पे आपको डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी यूज करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों लोग। इसको जब आपको करना है या वो रिएक्शन हो रही है तो इसको आपको एक्सटर्नल एजेंसी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ रहे? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, खुद अपना स्टडी करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, तो उसको कोई मतलब घर वाले बच्चे लोग, घर वाले भी कुछ बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि हमने तो उसको कभी बोला ही नहीं कि इतना स्टडी करो, वो खुद करता है। तो स्पॉन्टेनियस यार, और उस केस में ज्यादा आउटपुट मिलता है बच्चों लोग। ठीक है, तो इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन, डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, अभी स्टडी के केस में वो ज्यादा आउटपुट मिलता है। ठीक है,
तो यस पहला पॉइंट समझ में आया। और यहां पे दूसरा जो पॉइंट है कि यहां पे ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, बट जहां जा रही है वहां से फिर से वो आपने ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब ओरिजिनल जगह पे नहीं आएगी। ओके, इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट रिएक्शन प्रोसीड proceed in one direction and cannot backward डायरेक्शन। ये रिएक्शन हम बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं लेके जा सकते, समझ रहे? या अपोजिट डायरेक्शन बोलो, cannot take place in opposite डायरेक्शन। ओके, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकते अंटिल एक्सटर्नल आप कुछ यूज करेंगे, अंटिल एक्सटर्नल स्टिमुलेंट, अंटिल एक्सटर्नल एजेंसी यूज। आप जब तक ये रिएक्शन रिवर्स नहीं आएगी, कब आ सकती है? जब आप एक्सटर्नल एजेंसी कुछ यूज करेंगे तो वो रिएक्शन आपके अपोजिट डायरेक्शन पे आ सकती है। बट आप यदि कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज नहीं कर रहे तो आप वो रिएक्शन कभी रिवर्स नहीं आएगी, कभी अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं चलेगी। ओके, तो रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अंटिल एक्सटर्नल एजेंसी यूज। यस, दूसरा पॉइंट एकदम समझ में आया? तीसरा पॉइंट, यस, कोई डाउट है? हाँ, तो अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड, वो फास्ट भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर रेट के बारे में नहीं कुछ बोला है। यस, तो यहां पे क्या लिखेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है ये आपकी स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है। ओके, वो रिएक्शन स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, बट यहां पे दिस इज स्पॉन्टेनिटी इज नॉट कंसर्न विथ स्पीड। स्पॉन्टेनिटी इज नॉट कंसर्न विथ स्पीड या रेट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्लो हो रही है और वो हम उसका स्पॉन्टेनिटी बता रहे हैं, या फास्ट हो रही है तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि ये आपकी स्पॉन्टेनियस ही है, स्लो हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हम कोई बता नहीं सकते। इसका मतलब हम रेट के बारे में यहाँ पे उसके धीरा चलने से या फास्ट होने से हम उसका रेट नहीं निकाल सकते। ओके, यस, मतलब रेट के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी, यस, रेट के बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी का नहीं बोल सकते। हम रेट पता है और हम उसका स्पॉन्टेनिटी बता रहे हैं या नहीं स्पॉन्टेनियस। कोई रिएक्शन फास्ट रेट से चल रही है, कोई रिएक्शन स्लो रेट से चल रही है, तो इसके बेसिस पे हम उसका मतलब स्पीड के बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी नहीं बता सकते। यस, तो दोनों भी केस में आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। यस बच्चों लोग, तो प्रोसेस ये कब तक चलती रहेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या एक किसी यूनि डायरेक्शन में कब तक चलती रहेगी? जब तक वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं हो जाती। ओके, प्रोसेस कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट। ओके, प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल process reach equilibrium।
जब तक आपकी ये प्रोसेस चलती रहेगी, जब तक आप प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी, कब तक? जब तक आपका उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक वो चलती रहेगी। ओके, इक्विलिब्रियम रीच बोलेंगे। इक्विलिब्रियम जब तक आता नहीं है तब तक वो रिएक्शन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। समझ रहे? मतलब अभी यहां पे पानी ऊपर से गिर रहा है तो पानी गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, जब तक वो पानी यहां से गिर रहा है तो पानी नीचे से जब तक इस लेवल में नहीं आता है बच्चों लोग, तब तक वो इधर का पानी नीचे गिरता ही रहेगा। तो यहां पे एक बार आ गया, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे आ गया पूरा। समझ रहे? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग कि क्या क्या बातें हैं, कि पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। 4 बातें ध्यान में रखनी है। इट ऑकर ऑफ इट्स ओन एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी। दूसरी बात है, रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अंटिल एक्सटर्नल एजेंसी इज यूज। तीसरा पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्लो और फास्ट। स्पॉन्टेनियसिटी इज नॉट कंसर्न विथ स्पीड। ओके, मतलब वो फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्लो फास्ट। ओके, और फोर्थ पॉइंट है, प्रोसेस कंटिन्यूस टिल प्रोसेस रीच इक्विलिब्रियम, रीच्ड इक्विलिब्रियम। ओके, वो जब वो प्रोसेस होती रहेगी जब तक कब तक होती रहेगी? जब तक उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम नई बात करेंगे बच्चों लोग कि यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी और एनर्जी, इनके बीच कोई रिलेशन है क्या? यहाँ पे आपको पता चला होगा यार, ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो हायर लेवल से लोअर लेवल में वो खुद आती है। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रही है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी, मतलब एनर्जी के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि ये सब पॉइंट देख के। ओके, तो सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी के अंदर एनर्जी हीट के बेसिस पे बोला गया, तो क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? तो यहाँ पे कंक्लूजन ऐसा था बच्चों लोग, पॉइंट आपको डालना है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ओके, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अभी हमने यहाँ पे जो भी देखा, हायर लेवल एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जो भी कुछ था बच्चों लोग, वो सब स्पॉन्टेनियस था। लगभग सब क्या थे? स्पॉन्टेनियस थे। कुछ एग्जांपल भी देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि स्पॉन्टेनियस के अंदर और एनर्जी के अंदर हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डालना है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। हेडिंग डालना है बच्चों लोग एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। यस बच्चों लोग, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो एनर्जी के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी का कुछ बोल सकते हैं क्या? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, मतलब जहां पे रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो रही है वहां पे एनर्जी कम हो रही है उस मॉलिक्यूल की या उस सिस्टम की। जहां पे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है वहां पे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो रही है। मतलब ये चौक है, यहां पे ऊपर से नीचे आ रहा है, खुद आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ज्यादा थी, यहां पे कम है, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है बच्चों लोग, और रिएक्शन खुद हो रही है। या आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन NaCl NaOH, इनकी रिएक्शन होती है तो एनर्जी बाहर जाती है, यहां पे भी एनर्जी बाहर जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है मतलब वो एनर्जी बाहर जा रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप समझ रहे? तो यहां पे क्या है बच्चों लोग, यहां पे आपको एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, मतलब यहां पे पहला एग्जांपल हमने देखा था HCl और NaOH का, पानी के अंदर डाला है, हाँ पानी के अंदर डाला है, ठीक है। और यहां पे आपने NaCl देखा पानी के अंदर और वाटर बना था, और यहां पे आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो थी वो लगभग 57 माइनस 57.6 किलो जूल थी। यस, तो यहां पे एनर्जी रिलीज हुई थी,
लोअर हुई थी, इसका मतलब यहां पे हायर एनर्जी टू, यहां पे दिस इज द हायर एनर्जी, और इनकी एनर्जी क्या थी, लोअर एनर्जी। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आना है तो यहां पे एनर्जी लॉस ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे लॉस है तो माइनस साइन लगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यार। यस, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन कंबशन के अंदर भी आपने देखा होगा। एक बार इग्निशन टेम्परेचर पे वो जाता है CH4 या कोई भी इथेन, बर्निंग कोल, कोई भी हाइड्रोकार्बन, कंबशन रिएक्शन जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वो एक बार उनके इग्निशन टेम्परेचर पे गए बच्चों लोग, तो वो जलते रहते, उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है, खुद जलते रहेंगे बच्चों लोग। समझ रहे, कंबशन CH4 का और ऑक्सीजन का, एक बार CH4 को उसके इग्निशन टेम्परेचर पे लेके गए तो वो अपने आप जलने लगेगा बच्चों लोग, आपको वहां पे, और वहां पे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अरे यस और नो, वहां पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर जा रही है, तो CH4O2 का जो एनर्जी है और CO2H2O का जो एनर्जी है, तो CO2H2 का एनर्जी कम है, CH4O2 का एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बच्चों लोग कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यहां पे भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या कंबशन बोलो, ये नेगेटिव था और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है बच्चों लोग। यस, देखा होगा चाय का ठंडा होना, चाय का ठंडा होना मतलब क्या, एनर्जी बाहर जा रही है, लॉस हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस यार, खुद हो रही है। यस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चों लोग कि यहां पे थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं क्या कि आप बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है आर स्पॉन्टेनियस, या जो रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है वो सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऐसा थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते यार। बट मतलब स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए हमें यहां से डायरेक्टली पता चला कि हमें स्पॉन्टेनिटी किसी रिएक्शन के अंदर, आपने बोल दिया कि किसी रिएक्शन के अंदर डेल्टा H नेगेटिव है, तो चलो अभी बोल दिया ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से पक्का, और डेल्टा H पॉजिटिव है तो बोल दिया दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये किसके बेसिस पे हमने बोलना चालू किया, एनर्जी के बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना चालू किया, एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे हमने स्पॉन्टेनिटी डिसाइड की। हमने क्या डिसाइड की, स्पॉन्टेनिटी डिसाइड की, या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी के बेसिस पे। मतलब डेल्टा H नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ रहे। बट दूसरे हाथ से कुछ रिएक्शन अभी ये तो जब चला तो उसके बाद तुरंत बहुत सारे रिएक्शन है, तो साइंटिस्ट ने देखना चालू किया क्या सच में ऐसा है क्या कि एक्सोथर्मिसिटी इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्राइटेरिया है। ओके, एक्सोथर्मिसिटी इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ऐसा है क्या? तो दूसरे हाथ से उन्होंने स्टडी किया, चालू किया। दूसरे हाथ से उन्होंने क्या देखा, अभी एक हाथ से उन्होंने ऐसा कंक्लूजन देखा बहुत सारे रिएक्शन के अंदर, मतलब उन्होंने जो भी रिएक्शन ली थी वहां पे डेल्टा H नेगेटिव था, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। बट उन्होंने और भी कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखी, जैसे कि क्या, आइस का मेल्ट होना। अदर हैंड वहां पे दूसरा स्टडी, दूसरे हैंड से, ऑन अदर हैंड, दूसरे हाथ पे उन्होंने स्टडी चालू किया क्या कि आइस का मेल्ट होना, आइस मेल्ट मतलब यहां पे H2 है सॉलिड, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे उसका H2O लिक्विड बन जाता है, या अबव 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, अबव 0 डिग्री सेल्सियस
आइस का मेल्टिंग खुद हो जाता है बच्चों लोग, आइस का मेल्टिंग खुद हो जाता है, खुद मेल्ट हो जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं किसी की। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, आइस ने वहां पे हीट एब्जॉर्ब की है बच्चों लोग मेल्ट होने के लिए, तो ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई ना बच्चों लोग। यस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस स्टूडेंट, अरे समझ में आ रहा है क्या बात क्या चल रही है बच्चों लोग। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर इसके पहले हमने ऐसा बोला था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। यस, अभी तो बात हमारे सामने ये आई है कि आइस मेल्ट हो रहा है और H2O के अंदर जा रहा है, वो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, बट यहां पे एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा है आइस। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, इसका मतलब यहां पे आपका डेल्टा H पॉजिटिव है बच्चों लोग, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब यहां पे लिमिटेशन आ गया एनर्जी के बेसिस पे, स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में आपको दिक्कत आएगी अभी यहां से आगे। समझ रहे, मतलब जो हम बोल रहे थे ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यहां पे और एक नई बात आ गई कि एंडोथर्मिक भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है यार। खाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। समझ रहे, तो यहां पे आपकी ये जो रिएक्शन सामने आई बच्चों लोग, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और कौन कौन से एग्जांपल है बच्चों लोग, NaCl डिसोल्यूशन, ये पहला एग्जांपल हो गया। तो ये सब लिमिटेशन में आ गया बच्चों लोग, एनर्जी के टर्म पे, ये एनर्जी के लिए, ये एनर्जी के बेसिस पे जब बोला जाएगा तो ये लिमिटेशन आएंगी, ठीक है। तो फिर इस लिमिटेशन को तो वर्कआउट करना है, अभी लिमिटेशन तो लिमिटेशन हो गए अभी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी को हमें तो देखना है, तो एनर्जी के बेसिस पे अभी ये तो लिमिटेशन आ गया, तो हमें तो स्पॉन्टेनिटी प्रूव ही करनी है, तो हमें कुछ अलग फंडा यूज करना पड़ेगा बच्चों लोग स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि एनर्जी के टर्म में हम बोल नहीं सकते कि ये वाली एनर्जी है तो हम स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप बोल दें, यहाँ पे पहले बोले क्या थे, डेल्टा H पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव बट स्पॉन्टेनियस है। समझ रहे, तो यहाँ पे बात क्या है, और क्या एग्जांपल है, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, पानी के अंदर NaCl को डाल दो, खुद डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों लोग, उसको डिसॉल्व होने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, आप पानी के अंदर NaCl डालो, वो खुद डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों लोग, इसको डिसॉल्व होने के लिए कोई जरूरत नहीं। बट डिसोल्यूशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों लोग, जब पानी के अंदर NaCl डिसॉल्व हो जाएगा तो आपने देखा होगा बच्चों लोग 3.9 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ यार, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। ये तो एंडोथर्मिक सीधा सीधा है, डिसोल्यूशन सेपरेट होना है उस आयन को, आपस में जुड़े हुए पानी के अंदर उसको जाना, जाते वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो आयन को सेपरेट करेगा, खुद हो रहा है यार ये। यस, तो इसका मतलब क्या है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पे एक बात क्लियर हो रही है कि खाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। यस, पॉइंट नोट डाउन करना है बच्चों लोग, पॉइंट नोट डाउन करना है, फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक्सोथर्मिसिटी एकदम स्पेशल नोट करना है, स्टार लगाना है, ओके। तो यहां पे लिखना है एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बोलना है तो हम एनर्जी के टर्म में नहीं बोल सकते, अभी यहां से आगे बंद, ये काम बंद। समझ रहे, हमें एक अलग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए, अलग कुछ फंडा यूज करना पड़ेगा। समझ रहे, अभी एनर्जी के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी को बिल्कुल नहीं बोल सकते,
क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ डेल्टा एच पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ ये नेगेटिव होके भी स्पॉन्टेनियस है, ये पॉजिटिव होके भी स्पॉन्टेनियस है। तो कैसे बोल सकते हैं कि डेल्टा एच आपको पता है और आपने बोल दिया सर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनिटी, ये इसकी एनर्जी पता है तो मुझे स्पॉन्टेनिटी भी पता है? नहीं यार, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते ऐसा। ठीक है, तो फिर हमें एक अनदर नया फैक्टर ढूंढना पड़ा बच्चों लोग, और उस नए फैक्टर का नाम है बच्चों लोग एंट्रोपी। क्या नाम है? अभी क्लास 11 से, लास्ट ईयर से मैं बोलता आ रहा हूं कि यहां पे आपका हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ये प्रोसेस खुद होती है। ये मैं सदियों से बोलता आ रहा हूं बच्चों लोग, मतलब सदियों से मतलब लास्ट ईयर से बोलता आ रहा हूं। बट मुझे यह भी पता था कि थर्मोडायनेमिक के अंदर यहां पे लिमिटेशन आने वाला है। यस, तो अभी लिमिटेशन क्या है? एनर्जी को स्पॉन्टेनिटी के टर्म में हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। हमें नया टर्म का इन्वेंशन करना पड़ेगा बच्चों लोग, और वो जो इन्वेंशन हुआ उसका नाम दिया गया एंट्रोपी। क्या नाम दिया गया? एंट्रोपी। तो चलो चालू करते हैं बच्चों लोग एंट्रोपी। ओके, अभी ये बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों लोग कि यहाँ पे आप एनर्जी के बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने नोट भी लिख के दिए, एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यस, ठीक है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डालना है, हेडिंग डालना है स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी, और ये सब एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए आए बच्चों लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या? अभी आज के बाद एंट्रोपी कभी बोलेंगे नहीं आप। ओके, एंट्रोपी आप कभी बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो हेडिंग डालना है बच्चों लोग एंट्रोपी। एंट्रोपी, ओके, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर एस से। ठीक है, एंट्रोपी। यस, पहले तो एंट्रोपी देख लेते हैं, और हमारी जो काम की चीज है वो चेंज इन एंट्रोपी, एक्चुअली एंट्रोपी भी नहीं है। ओके, बट पहले तो एंट्रोपी देखना पड़ेगा तो हम चेंज देख पाएंगे। ठीक है, एंट्रोपी मतलब क्या बच्चों लोग, कि मान के चलो कि अभी आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड, और सॉलिड के अंदर आपको मालूम है बच्चों लोग वो जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। यस, उनके बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। सॉलिड स्टेट के अंदर देखा होगा स्पेशल अरेंजमेंट होता है। यहां पे सॉलिड स्टेट आर मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आइस स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल की वहां पे आपका जो अरेंज हुआ है वो एक डिफाइनाइट ऑर्डर में, यहां पे जो अरेंजमेंट है एक डिफाइनाइट अरेंजमेंट है, डिफाइनाइट अरेंजमेंट है। मान के चलो कि ये आइस है, हाँ, दिस इज आइस। यहां पे जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो एकदम स्पेसिफिक है बच्चों लोग। ओके, और यहां पे इसको आप जब लिक्विड स्टेट में लेके जाएंगे, दिस इज द सॉलिड स्टेट बच्चों लोग, दिस इज द सॉलिड स्टेट। ये आपकी आइस की आइस मतलब सॉलिड स्टेट है, पानी की सॉलिड स्टेट मतलब आइस, और उसको आपने लिक्विड स्टेट में लेके गए आप, तो यहां पे उसको लिक्विड स्टेट में लेके गए तो हुआ क्या बच्चों लोग, लिक्विड स्टेट में लेके गए तो यहां पे मॉलिक्यूल की जो डिफाइनाइट अरेंजमेंट थी वो डिफाइनाइट अरेंजमेंट टूट गई, वो मॉलिक्यूल फ्री हो गए। अरे हो गए कि नहीं फ्री? तो यहां पे जो डिफाइनाइट ऑर्डर थी बच्चों लोग वो ऑर्डर अभी डिसऑर्डर हो गया। ये जो डिफाइनाइट ऑर्डर थी वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे मैं बोलता हूं डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। यस, तो एक डिसऑर्डर स्टेट है। तो यहां पे मॉलिक्यूल जो डिफाइनाइट अरेंजमेंट हुए थे अभी वो टूट गए, बिखर गए इधर उधर, और भी उसको आपने ये लिक्विड स्टेट थी, लिक्विड स्टेट थी, और भी उसको आपने कहां लेके गए बच्चों लोग, कहां लेके गए, गैस में लेके गए।
तो यहां पे और भी वो मॉलिक्यूल बिखर गए, हाईली डिसऑर्डर, एकदम ज्यादा डिसऑर्डर हो गए। कौन सी स्टेट है? गैस स्टेट है। तो यहां पे समझना क्या पड़ेगा बच्चों लोग कि यहां पे बच्चों लोग डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो डिसऑर्डरनेस, ये जो डिसऑर्डरनेस है बच्चों लोग, इसको आपको एंट्रोपी बोलना है। यहां पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा। यहां पे डिसऑर्डरनेस कम है, एंट्रोपी कम। यहां पे डिसऑर्डरनेस और भी कम है, एंट्रोपी और भी कम। डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। रैंडमनेस इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। यहां पे आप बोल सकते हैं कि हाईली यहां पे ज्यादा रैंडमनेस है, रैंडमनेस, यहां पे रैंडमनेस ज्यादा है। जितना ज्यादा रैंडमनेस रहेगा उतना ज्यादा उसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा। यस, समझ में आ गया? लिक्विड, सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड में जा रहे तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो इसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी S1, इसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी S2। तो यहां पे यदि हम सॉलिड टू लिक्विड का चेंज देखेंगे एंट्रोपी का, तो यहां पे डेल्टा S की जब बात करेंगे तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो किसकी एंट्रोपी, कहां डिसऑर्डरनेस ज्यादा है? यहां पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, तो हायर वैल्यू आएगी S2 की, S1 की लोअर वैल्यू आएगी। तो यहां पे आपका डेल्टा S का जो साइन आएगा, दिस साइन इज पॉजिटिव। यस बच्चों लोग, और यहां पे बात करेंगे कि कोई आपका लिक्विड है और वो गैस में जा रहा है, तो यहां पे आप जब डेल्टा S का चेंज देखेंगे तो इसका आप S1 पकड़ के चलो, इसका S2 पकड़ के चलो, तो S2 माइनस S1 किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, किसकी एंट्रोपी कम है? गैस की एंट्रोपी। रैंडमनेस ज्यादा किसकी है, डिसऑर्डर ज्यादा किसका है? गैस का। तो हायर वैल्यू किसकी आएगी डिसऑर्डर की? हायर वैल्यू गैस की आएगी, और लोअर वैल्यू किसकी आएगी? लिक्विड की। तो बोलो डेल्टा S का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। यस बच्चों लोग, पहले तो आपको यह समझना है कि एंट्रोपी मतलब क्या है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। कई बार बोलते हैं ना बच्चों लोग, मतलब कोई बच्चा एकदम नॉर्मल जिंदगी जीता है तो इसका मतलब है वहां पे उसका डिसऑर्डरनेस कम है। बट कई बार ऐसा हो जाता है, कई बच्चे थोड़ा सा ऐसा इधर उधर, इधर इसको हाथ लगाना, उसको हाथ लगाना, इसको देखना है, उसको देखना है, ऐसा मन उसका स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब है या किसी को मारने लगता है। क्लास में ऐसा होता है कि कोई बच्चा ऐसा एकदम किसी को मारने लगता है, इसका मतलब क्या है? उसका एंट्रोपी बढ़ गया यार। ओके, अभी साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना चालू करो बच्चों लोग। ओके, तो एंट्रोपी बढ़ना मतलब क्या? ओके, तो यस, समझ में आ गया आपको एंट्रोपी मतलब क्या? ठीक है, तो अभी इसका कंपैरिजन करेंगे तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसकी एंट्रोपी है? गैस की एंट्रोपी। और उसके बाद किसकी एंट्रोपी? लिक्विड की। और उसके बाद किसकी एंट्रोपी? गैस की। दिस इज द रैंडमनेस ऑर्डर। रैंडमनेस ऑर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है यार, समझ रहे? तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चों लोग कि यहां पे डेल्टा S जो है वो ग्रेटर देन 0, और यहां पे भी बोल सकते हैं डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। समझ रहे? डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखा ऐसा गया बच्चों लोग, यहां पे आप देखो कि ये आइस अबाउ द 0 डिग्री सेल्सियस ये खुद मेल्ट हो रहा है। अरे खुद मेल्ट हो रहा है कि नहीं? यस, तो खुद मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यस, तो यहां पे लोअर एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी में जा रहा है, तो डेल्टा S का जो चेंज है बच्चों लोग वो पॉजिटिव है। तो क्या एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है।
ये भी बोल सकते हैं अबव द 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे लिक्विड आपका पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यह रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस जा रही है इस टेम्परेचर को। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस फाइनल वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो यहां पे आपका डेल्टा एस का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और रिएक्शन क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस आएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों लोग जिस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इसके पहले हम क्या बोलते थे, एनर्जी के टर्म में स्पॉन्टेनिटी क्या थी, जिस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव था वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बोलते थे। वहां पे कुछ लिमिटेशन आ गया, यहां पे एंट्रोपी टर्म हमने नया ढूंढा, और एंट्रोपी के अंदर हम ऐसा बोलने लगे बच्चों लोग कि डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। समझो इसको, यस समझ में आ रहा है बच्चों लोग सब लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है। तो अभी और भी मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। यदि आप I2 को एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, ओके, I2 सॉलिड को पानी के अंदर आप डाल दें, तो फिर I2 का सॉल्यूशन बनेगा। I2 जो सॉलिड है वो बिखर जाएगा, तो बिखर जाएगा तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एंट्रोपी वहां पे बढ़ जाएगी। पहले एंट्रोपी कम थी, अब एंट्रोपी बढ़ गई, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गई बच्चों लोग, पॉजिटिव, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यहां पे आप देख सकते हैं I2 सॉलिड, मेरे पास एग्जांपल है, कौन सा, I2 सॉलिड, इसको किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, यस, और इसका क्या बन गया बच्चों लोग, I2 एक्वायस बन गया सॉल्यूशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो सॉलिड है ये लेस डिसऑर्डर था, यहां पे डिसऑर्डरनेस और बढ़ी। ये सॉलिड था, I2 सब जुड़े थे, पानी के अंदर वो पूरा बिखर गया, इसका मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ गई यहां पे। तो डिसऑर्डरनेस यहां पे I2 एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हुई है, तो यहां पे आपका S2 का वैल्यू ज्यादा रहेगा, यहां पे S1 का वैल्यू कम है, तो क्या यहां पे डेल्टा S हम निकालेंगे हायर टू लोअर, यहां पे हायर वैल्यू, यहां पे लोअर वैल्यू, तो क्या डेल्टा S इस रिएक्शन का पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो एक डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस है, यस डिसोल्यूशन प्रोसेस है यार। और ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है बच्चों लोग, ये खुद हो रही है बच्चों लोग, यहां पे डेल्टा एस जो है बोलेंगे तो ये पॉजिटिव है, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यस यस बच्चों लोग, इतना समझ में आया आपको। अभी टाइम कितना बचा है, यस है टाइम हमारे पास, और भी बहुत सारे एग्जांपल यार। H2 मॉलिक्यूल गैस को तोड़ो और उसके H एटम बनाओ, यस गैस गैस, तो यहां पे एक मॉलिक्यूल से आपके 2 मोल गैस एटम बन रहे, एक H2 मॉलिक्यूल से 2 मोल गैस एटम बन रहे। तो यहां पे आप देखेंगे डेल्टा एस क्या है बच्चों लोग, पॉजिटिव है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को क्या है, स्पॉन्टेनियस है, खुद हो जाएगा। यस, या आप बोल सकते हैं कि CaCO3, यहां पे क्या है CaO प्लस आपका CO2, तो ये सॉलिड था, ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है। अभी पहले जो एनर्जी का लिमिटेशन क्या था, एनर्जी का लिमिटेशन कि आइस जो आपका लिक्विड में जा रहा था वहां पे आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, तो यहां पे आपका डेल्टा एस देखा जाए तो पॉजिटिव है, और डेल्टा एच देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसके बेसिस पे तो हमारी ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आनी चाहिए थी, बट एंट्रोपी ने इसको प्रूव कर दिया। एंट्रोपी वाले बोले कि यदि डेल्टा एस का चेंज पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसको छोड़ दो।
इसको छोड़ दो, इसको देखना बंद करो, इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बट डेल्टा एस देखेंगे तो आप सही ठिकाने लग जाएंगे। यहां पे ये भी प्रोसेस या NaCl डिसोल्यूशन, वो भी आपकी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, पानी के अंदर NaCl को डाला, वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, तो NaCl सॉलिड से आपका NaCl एक्वाइस बन रहा था, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। लिख देता हूं यहां पे NaCl पानी के अंदर डाला, यहां पे NaCl एक्वाइस बना, तो यहां पे ये सॉलिड था तो इसकी एंट्रोपी कम थी, यहां पे इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, तो डेल्टा एस हायर एंट्रोपी टू लोअर एंट्रोपी, तो यहां पे आप डेल्टा एस का चेंज देखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आएगी कि नहीं। बट इसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी या एनर्जी देखा जाए तो ये रिएक्शन के अंदर आपका पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन थी और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। तो हम डेल्टा एच के बेसिस पे इस रिएक्शन को प्रूव नहीं कर पाए, बट डेल्टा एस के बेसिस पे इसको प्रूव कर पाए बच्चों लोग। इसीलिए तो हमने एंथैल्पी को छोड़ दिया, एनर्जी को छोड़ दिया स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए, और एंट्रोपी को पकड़ा। तो आपको समझ में आया होगा एंट्रोपी क्यों आई। यस, समझ में आ रहा है बच्चों लोग, एंट्रोपी जो कंसेप्ट है ये क्यों आया। ओके, क्योंकि एंथैल्पी के बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना डिफिकल्ट था, इसलिए एंट्रोपी आ गया। बात ध्यान में रखो, कोई भी नई टर्म आ रही है, सेम कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए नई टर्म आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होगा यार। एंट्रोपी क्यों पागलों की तरह, चलो कोई साइंटिस्ट को काम नहीं था इसलिए यहां पे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए एंट्रोपी को लाया गया। यदि एंथैल्पी ने सही स्टेटमेंट दिए होते या सही एकदम परफेक्ट मैच हो जाता तो एंट्रोपी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमें यार बच्चों लोग। बट एंथैल्पी के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, आप देख सकते हैं यार ये एग्जांपल। ठीक है, तो हमें यहां पे और एग्जांपल क्या है, CaCO3, यहां पे इसकी एंट्रोपी कम है सॉलिड स्टेट में, तो इसका एंट्रोपी कम है। अभी इसका सॉलिड बन गया और गैस बन गया, तो यहां पे गैस बन गया मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, तो कम एंट्रोपी से ज्यादा एंट्रोपी, तो डेल्टा एस क्या आएगा, डेल्टा एस तो पॉजिटिव आना है, और ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि जो आपका पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच बट डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हमें बताएगी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये नहीं बता सकता मैं, डेल्टा एस एच नहीं बता सकता क्योंकि डेल्टा एच तो पॉजिटिव यार, ये तो डेल्टा एच के हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो हमें डेल्टा एच यहां पे कुछ काम करने वाला नहीं है, तो चलो डेल्टा एच को छोड़ देते हैं बच्चों लोग, यहां पे पकड़ लेते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव है स्पॉन्टेनियस, बात खत्म। समझ रहे? यस बच्चों लोग, तो हमें यहां पे क्या समझना है, अभी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, क्वांटिटेटिव के बेसिस पे, अभी तो या तो हमें एक कंसेप्ट के हिसाब से तो एंट्रोपी समझ में आई, बट क्वांटिटेटिव के हिसाब से एंट्रोपी को कैसे समझेंगे। और गैस का जब मिक्सचर बन जाता है, मतलब एक गैस दूसरे गैस के अंदर डाल दिया, तो वहां पे मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ जाती है, ध्यान में रखना है, मिक्सिंग ऑफ गैस, इसकी वजह से वहां पे पहले एक कंटेनर के अंदर एक ही गैस था तो वो बड़े आराम से वाह या वाह घूमता था, बट जैसे ही दूसरा गैस आ गया तो वो ऐसा वाइबल हो गया, ऐसा इधर उधर वाइब्रेट हो गया, तो वहां पे रैंडम, जैसे कि होता है ना किसी ग्रुप के अंदर कोई दूसरे बंदे आते हैं तो वहां पे उनके अंदर थोड़ा सा रैंडमनेस बढ़ जाता है। ठीक है, सेम फॉर गैस, किसी गैस के अंदर मिक्स हो जाए, एक गैस, किसी कंटेनर के अंदर 2 गैस है, किसी कंटेनर के अंदर 3 डिफरेंट गैस है, तो वहां पे आपको 3 डिफरेंट गैस के अंदर एंट्रोपी सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, जितना गैस का नंबर बढ़ेगा उतना एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है, यस, तो अभी यहां पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम एंट्रोपी को समझेंगे बच्चों लोग। ओके, तो चलो अभी यहां पे एंट्रोपी की डेफिनेशन हम क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लिख देते हैं। ठीक है, चलो अभी हेडिंग डालना है बच्चों लोग, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी एस, और हम जो बात करने वाले हैं एक्चुअली इसके अंदर डेल्टा एस निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एंट्रोपी को कैसे मेजर किया जाता है, एंट्रोपी जो है मतलब चेंज इन एंट्रोपी की बात करो बच्चों लोग। हाँ,
मैं जो बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहा हूं। हाँ, चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि वो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग। खाली एंट्रोपी लेके क्या करेंगे आप, खाली एंट्रोपी लेके क्या करेंगे, आपको डेल्टा एस दिया है तो आप बोल सकते हैं यार डेल्टा एस पॉजिटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस नेगेटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ रहे? तो यहां पे हमें समझना क्या है, यहां पे हमें समझना क्या है, चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस हमें देखना है। तो डेल्टा एस जो है, तो ये डेल्टा एस आपकी हीट एक रिवर्सिबल मैनर में डिवाइड बाय टेम्परेचर, यहां पे आपका एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हो जाएगी एंट्रोपी की, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस क्यू रिवर्सिबल को आप यदि एक कांस्टेंट प्रेशर पे तो यहां पे डेल्टा एच भी बोल सकते हैं, हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो यहां पे आपका डेल्टा एस ये भी आप लिख सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। तो चलो अभी चेंज इन एंट्रोपी का यूनिट भी लिखो। ओके, यहां पे आपकी कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहां पे आपका जो हीट है, ओके, डिवाइड बाय वहां पे आपका टेम्परेचर इन केल्विन, और जो हीट है उसको हमें जूल में मेजर करना है। यस, तो जो रैंडमनेस है, चेंज इन रैंडमनेस या चेंज इन एंट्रोपी बोल सकते हैं, चेंज इन रैंडमनेस बोल सकते हैं, चेंज इन डिसऑर्डरनेस बोल सकते हैं, कोई भी आप बोल सकते हैं यार। यस, तो कितना अमाउंट का हीट यहां पे ट्रांसफर हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, ओके, डिवाइड बाय वहां पे टेम्परेचर। तो यहां पे आपको बताता हूं कि चेंज इन एंट्रोपी आपकी बढ़ जाती है जब आपका हीट बढ़ता है। तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपकी चेंज इन एंट्रोपी यहां पे ज्यादा होनी चाहिए, एंट्रोपी ज्यादा रहेगी, चेंज इन एंट्रोपी कम रहेगी। बताता हूं आपको, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज एंट्रोपी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, जितना आप हीट ज्यादा सप्लाई करेंगे उतना उसका चेंज ज्यादा आएगा। बट टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका चेंज इन एंट्रोपी कम आएगा। प्रूव करके देता हूं आपको। मान के चलो अभी यहां पे आपकी कोई एक गैस स्टेट है, गैस स्टेट है, यहां पे आपकी सबसे ज्यादा एंट्रोपी है, यहां पे आपकी है कोई लिक्विड स्टेट, ठीक है, और यहां पे आपकी है कोई सॉलिड स्टेट। यस, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों लोग, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे, तो यहां पे टेम्परेचर T1 बोलो, यहां पे टेम्परेचर T2 बोलो, यहां पे टेम्परेचर T3 बोलो, यहां पे सबसे कम टेम्परेचर है। यस, यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर। यस बच्चों लोग, तो बच्चों लोग यहां पे हम समझते क्या है कि यदि आप एक सॉलिड को लिक्विड में लेके जा रहे और यहां पे कौन सा टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर पे कर रहे हैं। यस, मतलब ये सब जो चल रहा है बच्चों लोग एक लोअर टेम्परेचर को चल रहा है। तो यहां पे आपका जो चेंज है, यहां पे आपका जो चेंज है एंट्रोपी का, मान के चलो कि अभी यहां पे जो ये जो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों लोग, ओके, ये जो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक लोअर टेम्परेचर को कर रहे हैं, एक लोअर टेम्परेचर को कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे सॉलिड को हमें डायरेक्टली यहां पे गैस के अंदर लेके जाना है और लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर आपका, ठीक है, लोअर टेम्परेचर है, हाँ ध्यान में रखो, दिस इज द लोअर टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर है, और सॉलिड को आपको गैस में लेके जाना है। तो यहां पे आपका डेल्टा एस क्या आएगा, इतना आएगा कि नहीं, क्योंकि इसकी एंट्रोपी कम थी, S1 से आप S2 में गए, तो यहां पे जो चेंज आएगा आपका ज्यादा ही आएगा बच्चों लोग। बट यदि आप टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा करेंगे तो यहां पे आपको वो जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहां पे स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे आपका T2 जो है वो आपका हायर टेम्परेचर है और आप उसको गैस में जाना है, तो यहां पे इसका S1, यहां पे इसका S2, तो यहां पे जो टेम्परेचर, यहां पे जो एंट्रोपी का चेंज है डेल्टा S, ये S2 माइनस S1, ये जो चेंज है और ये जो चेंज है कहां पे चेंज ज्यादा रहेगा,
मान के चलो कि अभी इसकी एंट्रोपी S1 जो है वो आपकी कुछ 10 थी, यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो 50 थी, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 50 माइनस 10, तो यहाँ पे डेल्टा S का जो चेंज है वो 40 आपका जूल पर केल्विन आ गया। और यहाँ पे आपकी एंट्रोपी 50 है और यहाँ पे इसकी एंट्रोपी 20 है, तो यहाँ पे पकड़ के चलो कि डेल्टा S आप 50 माइनस 20, यहाँ पे आपका 30 आएगा, तो डेल्टा S की वैल्यू क्या आ गई बच्चों लोग 30, इतनी जूल पर केल्विन आएगी कि नहीं। और यहाँ पे आपका डेल्टा एस क्या आ गया 40 आ गया, तो यहाँ पे कौन से टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर पे डिफरेंस क्या है ज्यादा है, हायर टेम्परेचर पे यहाँ पे हायर टेम्परेचर था, यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे डिफरेंस क्या था कम था। समझना क्या है कि लोअर टेम्परेचर पे डिफरेंस ज्यादा, हायर टेम्परेचर पे डिफरेंस कम। समझो कंसेप्ट को बच्चों लोग। तो इसलिए टेम्परेचर को इन्वर्सली हमें एंट्रोपी नहीं देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें चेंज इन एंट्रोपी को देखना है बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी को देखना है। चेंज इन एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो जाएगी इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस चेंज डिक्रीजेस, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस चेंज इंक्रीजेस। लोअर टेम्परेचर को आप, और यहां पे भी आप हीट कर रहे, यहां पे भी हीट कर रहे, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी 10 से 50 हो रही है, हीट दे रहे हैं इसको, 10 से आपकी 50 हो रही है, और यहां पे भी आप हीट पास कर रहे हैं, तो यहां पे भी आपके 20 से 50 हो रही है, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है दोनों केस में। तो हीट सप्लाइड करने से एंट्रोपी बढ़ जाती है, चेंज इन एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो यहां पे समझ में आया होगा कि यहां पे एंट्रोपी, कम एंट्रोपी से ज्यादा एंट्रोपी लेके जाना है तो हीट को देना ही पड़ेगा, बट आपको यदि उसका डिफरेंस ज्यादा चाहिए तो आपको वो सेम एक्सपेरिमेंट लोअर टेम्परेचर पर करना पड़ेगा। यदि डिफरेंस कम है तो इसका मतलब आपको हायर टेम्परेचर पे चेंज देख रहे हैं, समझ रहे। तो जितना बड़ा चेंज है उतना कम टेम्परेचर पे वो आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। यस बच्चों लोग, तो डेल्टा एस को कैसे एक्सप्रेस करना है एक फॉर्मूले के थ्रू और उसका यूनिट, तो फॉर्मूला ये लगाना है आपको, ओके, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर या डेल्टा एच बाय टी, ओके। यस बच्चों लोग, यहां पे रिवर्सिबल। तो सब लोगों को समझ में आया होगा बच्चों लोग यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। जब भी सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपकी एंट्रोपी बढ़ना फिक्स है। जब when heat is added to a system then molecular motion increases। जब आपकी हीट ऐड हो जाएगी तो मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाएगी। आपका डेल्टा एस जो है, तो यहां पे मैं पॉइंट आपको हाईलाइटेड पॉइंट लिख के देता हूं, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला समझ में आया सबको, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख के दे दूं फिर आपको, ठीक है। चलो यहां पे फॉर्मूला लिखो, पहले यूनिट लिखो, और ये जो टेम्परेचर, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा है सॉलिड टू गैस और लिक्विड टू गैस, तो ये हायर टेम्परेचर को है, ये लोअर टेम्परेचर को है, तो लोअर टेम्परेचर का डेल्टा एस ज्यादा होता है, हायर टेम्परेचर का डेल्टा एस कम होता है। ये दो एग्जांपल एज इट इज मैंने जैसा लिखा है वैसा लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो और हम एंट्रोपी भी नहीं निकल रहे, हम चेंज इन एंट्रोपी निकल रहे, पहले ये माइंड में डालो, ओके। और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव है तो यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पक्का है, ऐसा एंट्रोपी वाले बोल रहे थे। अभी स्पॉन्टेनिटी को प्रूव करने के लिए गिब्स वाले भी आगे आ गए, इसका मतलब है एंट्रोपी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आया होगा बच्चों लोग। बट इस लेक्चर के अंदर पहले हम एंट्रोपी को खत्म करेंगे, और एंट्रोपी को क्यों प्रॉब्लम आ गया, क्यों हमें गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए क्यों गिब्स फ्री एनर्जी देखना पड़ा, वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर यदि पॉसिबल है तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अभी पहले तो आपको व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, ओके, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब देन मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेस, and entropy also increases, and entropy
also increases, delta S is greater than 0 means positive, means spontaneous. हाँ ठीक है, heat is absorbed, तो molecular motion increases and entropy also increases. यस बच्चों लोग, तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट रिवर्सिबल. यस, तो इफेक्टिवनेस ऑफ एडिशन ऑफ हीट टू इंक्रीज द रैंडमनेस. ओके, एडिशन ऑफ हीट, ओके, एडिशन ऑफ हीट, एडिशन ऑफ हीट increases randomness of molecule. रैंडमनेस यहां पे हीट ऐड होने से रैंडमनेस क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इंक्रीज हो जाएगा. तो यहां पे आपको एंड आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर. तो यहां पे आप कौन से टेम्परेचर पे कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. यस, तो इफेक्टिवनेस यदि आप देख रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ एडिशन ऐसा बोलेंगे. ओके, इफेक्टिवनेस ओके, इफेक्टिवनेस एडिशन ऑफ हीट इंक्रीजेस रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर. ठीक है बच्चों लोग, तो यहां पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट यहां पे यदि पास कर रहे सिस्टम को, तो हायर टेम्परेचर को यदि कर रहे तो डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगा बच्चों लोग, वहां पे कम रहेगा. यदि आप सिस्टम को हीट ट्रांसफर कर रहे बट एक हायर टेम्परेचर पे कर रहे तो वहां पे डेल्टा एस का चेंज आपको कम आएगा. समझो यहां पे तीसरा पॉइंट यहां पे कि आप यदि T2 एक हायर टेम्परेचर पे देख रहे हैं, हायर टेम्परेचर पे डेल्टा एस का चेंज देख रहे हैं और हीट सप्लाई कर रहे हैं. ओके, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट आप सप्लाई कर रहे हैं T2 टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर पे, तो यहां पे आपका डेल्टा एस आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा बट लेस पॉजिटिव रहेगा, लेस पॉजिटिव रहेगा. यस, और आप एक लोअर टेम्परेचर को कर रहे हैं तो लोअर टेम्परेचर को आप ये सब कर रहे हैं तो और हीट यहां पे सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं लोअर टेम्परेचर को, तो यहां पे डेल्टा एस का पॉजिटिव मतलब यहां पे मोर पॉजिटिव. समझो इसको, दोनों भी केस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, दोनों भी केस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है बच्चों लोग. ओके, बट यहां पे ज्यादा इंक्रीमेंट यहां पे लोअर टेम्परेचर पे. यस, यस बच्चों लोग, तो टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल ध्यान में रखना है. डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर. तो चेंज इन एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है. यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कवर हुआ है बच्चों लोग, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हुआ है. और यहां पे नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हम देखने वाले बच्चों लोग एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी. एंट्रोपी अभी यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया बच्चों लोग, एक 1.25 घंटे का लेक्चर के आसपास हो गया. अभी मेरे पास कुछ बचा है तो देख लेते हैं. ठीक है, अभी एक 10-15 मिनट का लेक्चर है, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी क्या इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करें फिर. ठीक है, थोड़ा टाइम बचा है, 10 मिनट जाएगा बट टॉपिक कवर हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी एक एक्चुअली इसको एक ही लेक्चर के अंदर खत्म करना है. एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी. ओके, एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी. ठीक है, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी. तो यहां पे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, एंट्रोपी का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं. ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यस बच्चों लोग,
तो यहाँ पे अभी देखना क्या है बच्चों लोग कि अभी थोड़ा सा मतलब लेक्चर लेंदी हो जाएगा बच्चों लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी 1.5 घंटे का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सेकंड लॉ को, और फिर उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी भी उसी लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे, या और भी एक सेशन लेना पड़े न्यूमेरिकल वगैरह वर्कआउट करेंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा 3 सेशन रहेंगे, मतलब इसके बाद 2 सेशन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।